आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे मिट्टी, भारत की मिट्टियां का अध्ययन करेंगे, भारत की सॉइल। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर सॉइल का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मिट्टी का निर्माण चट्टानों को टूटने फटने से होता है, ऋतु क्षरण से होता है, बेदिंग से होता है, और इसके निर्माण में बहुत लंबे समय में, बहुत लंबी अवधि लगता है। भारतीय सरकार ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक में भारत की 8 प्रकार की मिट्टियों का जिक्र किया है। वो पुस्तक का नाम है भारत की मिट्टियां। ये पुस्तक जो है अमेरिका की अनुसंधान, कृषि अनुसंधान परिषद, उसका एक आधार लेकर तैयार किया गया है, जिसमें 8 प्रकार की मिट्टियों का जिक्र है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो रंग, उत्पत्ति और संसाधनात्मक महत्व के दृष्टिकोण से इसकी वर्गीकरण किया गया है। तो आज हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे भारत की मिट्टियां के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। क्या आता है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए, भारत में अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा मिट्टी की प्रधानता अगर है भारत में, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारतीय कृषि भूमि का जितना क्षेत्रफल है उसका 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कहते किसको है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें ये नदी बहाकर के लाती है, नदियों द्वारा बहाकर के लाई गई मिट्टी है। इसमें जीवांश का अंश होता है, जीवांश होता है, जीव जंतुओं का अंश इसमें विशेष रूप से होता है। नदियां जब धारा प्रवाहित होती है तो अपने साथ मलबे को बहा कर लाती है। उस मलबे से निर्मित ये मिट्टी है और ये मिट्टी उपजाऊ है। इसमें विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। क्या चीज का? नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों की मात्रा जो है ये ना के बराबर होती है, लेकिन पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। पोटेशियम कैसे इंडिकेट किया हूं मैं? पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है। ये जलोढ़ मिट्टी कहा जाए कि भारत का खदान के लिए, यानी कहने का मतलब है कि N फॉर नाइट्रोजन, एनपीके उर्वरक आप लोग जानते हैं। तो एनपीके, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम, जिसका लैटिन नाम है कैलियम। तो कहने का मतलब है कि ये जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं के बराबर होते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी विशेष रूप से इसमें धान, गेहूं, जूट, चना, ये सब की खेती इसमें विशेष रूप से होती है। यानी कहा जाए कि खदान की दृष्टि से ये मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ज्यादा खदान की आपूर्ति जलोढ़ मिट्टी ही करती है। यानी खदान रूप से, संसाधनात्मक दृष्टि से नहीं, लेकिन खदान की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तर बिहार के साथ साथ गुजरात का कुछ प्रदेश, ये सब में जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है। इतना ही नहीं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ये जिन जिन क्षेत्रों से होकर गई है उन क्षेत्रों में अपने जल के साथ मिट्टी को बहा कर ले गई है और जलोढ़ मिट्टी का उन क्षेत्रों में क्या की है? एक चादर की तरह बिछा दी है, जिसमें जो कहा जाता है कि धान और गेहूं और जूट की फसल विशेष रूप से होती है। इसमें एक और जो छूटा, पश्चिम बंगाल में भी जलोढ़ की मिट्टी की बहुलता है। अब सबसे पहले एक चीज और उठता है, मैं बताया कि जलोढ़ मिट्टी अपने साथ जल द्वारा प्रवाहित मिट्टी है। यह स्थानीय मिट्टी नहीं है, कहीं एक जगह स्थिर मिट्टी नहीं है। यह कहीं का मिट्टी का कटाव होने से
जल द्वारा प्रवाहित होकर के आया हुआ मिट्टी है। और भारत में सबसे ज्यादा, विश्व में कहा जाए सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भारत में पाया जाता है। और कुल भारत की जितनी कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का 40% जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है इसका दो रूप है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा। यानी कहने का मतलब है कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक को कहा जाता है खादर और एक को कहा जाता है बांगर। अब प्रश्न उठता है कि खादर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं। जब नदियां अपने साथ बहा करके लाती है और प्रत्येक वर्ष, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष नदियां अपने साथ मलबा बहा करके लाती है और हर एक साल एक आवरण उस पर बिछा देती है, तो ये क्या कहलाएगी, खादर कहलाएगी, खादर जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। और नदियां किसी समय में अपने साथ मलबे को बहाकर लाई थी, लेकिन उसका नदी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अब उस क्षेत्र में क्या मलबा का बहाव नहीं हो पा रहा है। नदियां अपने साथ जल नदियों में इतनी है नहीं कि वहां तक वो पहुंचा पा रहे। यानी कहने का मतलब कि वर्तमान समय में नदी का प्रवाह उस दिशा में अवरुद्ध हो चुका है, लेकिन पहले था। ऐसी क्षेत्र जो है बांगर कहलाता है। यानी ये भी एक, यानी कह सकते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी, इसको नाम दे सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी और इसको नाम दे सकते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये बोल सकते हैं आप। अब समझा जाए कि इसका क्षेत्र कहां है, इसका क्षेत्र कहां है। देखिए ये पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार के साथ साथ जो कहा जाता है यूपी का कुछ इलाका, यूपी का पश्चिमी इलाका, गुजरात का कुछ इलाका, ये सब जो है खादर भूमि है। और इसके साथ साथ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जिन जिन क्षेत्रों से गई है, जिन जिन क्षेत्रों से अभी जा रही है वर्तमान में और अपने साथ जल के द्वारा प्रवाहित करके ले जा रही है, उन क्षेत्रों में ये खादर मिट्टी है। लेकिन बांगर का क्षेत्र कहां है इंडिया में, बांगर का क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे क्षेत्र हैं, बिहार का दक्षिणी बिहार भी कहा जा सकता है और कई क्षेत्रों में जो है इसकी नजारा देखा जा सकता है। अब देखिए ये खादर भूमि जो है इसमें विशेष रूप से ज्यादातर धान और जूट की फसल अच्छी होती है। धान और जूट की फसल अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसके लिए मिट्टी इसके लिए जो कहा जाता है धान और जूट के लिए पानी की बहुलता चाहिए। और पानी जो है आसानी से हर एक वर्ष ये नदी बहाकर पानी ला रही है, हर एक वर्ष अपने मलबा ला रही है, जिसके कारण इसमें धान और जूट की फसल अच्छी होती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है और धान उत्पादन में भी आगे है। लेकिन बांगर वाली भूमि पर जो कहा जाता है कि गेहूं, जौ, चना, दलहन, ये सब फसल बहुत अच्छी होती है। क्यों इसकी फसल अच्छी होती है, क्योंकि इसके लिए हर एक वर्ष नदियां बहा करके अपने साथ मलबा नहीं ला रही है, पानी की बहुलता नहीं है। यानी पानी जितना चाहिए गेहूं के लिए, जौ के लिए, चना, दलहन फसल के लिए उतना नहीं यहाँ पे मौजूद है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो कहा जाता है कि इसकी फसल होती है। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा जो है गेहूं उत्पादन में आगे है। यहां पे टेम्परेचर, इस क्षेत्र में जो कहा जाता है टेम्परेचर तो है ही, भारी वर्षा भी होती है इन क्षेत्रों में। खादर मिट्टी जिन क्षेत्रों में है तो इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कुछ क्षेत्रों में बारिश अच्छी हो रही है, ज्यादा हो रही है, काफी मात्रा में हो रही है। यहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमेशा होती है, लेकिन यहां 100 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। यही एक कारण है। इसके साथ साथ और भी कई कारण हम देख सकते हैं। देखिए खादर और बांगर, यानी कह सकते हैं कि इसको दोनों जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बांगर को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जब कालांतर में जलोढ़ मिट्टी में कुछ और मिट्टी का अंश आ जाता है तो वो दोमट मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? दोमट मिट्टी कहलाता है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि इसको, यानी खादर मिट्टी को गोरकी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं खादर और बांगर में आपको अंतर आसानी से बता रहा हूं। खादर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर?
यानी खादर और बांगर में अंतर क्या है? तो सबसे पहले बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। नई जलोढ़ मिट्टी प्रत्येक वर्ष नदियां अपने साथ मलबे द्वारा निर्मित है और ये किसी समय में नदियां बहाकर लाई गई मिट्टी है। ये नई खादर भूमि जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार, यूपी, गुजरात का क्षेत्र है, लेकिन बांगर क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, बिहार का और कुछ गुजरात का भी क्षेत्र इसमें आता है। खादर को गोरकी मिट्टी भी कहा जाता है, जबकि बांगर को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। खादर में धान और जूट की फसल बेहतरीन होती है, जबकि बांगर भूमि में गेहूं, जौ, चना, दलहन की फसल अधिक होती है। खादर भूमि में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि बांगर क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके साथ साथ और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इतने को ध्यान में विशेष रूप से हम लोग को रखना है। अब इसके साथ साथ अगला हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी, हम लोग पढ़ लिए, और यह भी पढ़े हम लोग कि संसाधन खादान की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का 40% हिस्सा, 40% भूमि, कृषि भूमि को यह आच्छादित करता है और अब इस खादान की आपूर्ति करने वाला यह जलोढ़ मिट्टी ही है। इसके साथ साथ अगला